दिस इज एस वीडियोस, जहां हर स्टोरी एक नई दुनिया का दरवाजा खोलती है, जहां एंटरटेनमेंट मिलता है इमोशन से और हर वीडियो बनाती है एक यादगार सफर। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्रिएटिविटी। वेलकम टू एस वीडियोस। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। वीडियो में इस्तेमाल की गई सारी मटेरियल्स, इमेजेस और ऑडियो उनके रिस्पेक्टिव ओनर्स के अधिकार में हैं। हम किसी भी कॉपीराइटेड कंटेंट को क्लेम नहीं करते। रुद्र के हाथ में लाल रंग का लिफाफा था, पीटीएम का नोटिस। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, ये रुद्र की डेथ वारंट थी। रुद्र ने रूम 404 में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। बिस्तर पर रुद्र बैठा था, सामने शेरू कुत्ता, नागेश सांप, टिंगू 3 सिर वाला पिल्ला और बंटी भूत मौजूद थे। रुद्र ने गंभीरता से कहा, दोस्तों, स्थिति नाजुक है। अगर मेरी माँ सविता देवी यहाँ आईं और उन्होंने मेरे ग्रेड्स 0/100 देखे, या मेरे कमरे की हालत देखी, या तुम सब अजीब जानवरों को देखा, तो वो मुझे यहीं हॉस्टल की छत से उल्टा लटका देंगी। और मेरी माँ की फ्लाइंग चप्पल से कोई अमर शक्ति नहीं बचा सकती। नागेश ने सलाह दी, स्वामी, क्यों ना मैं आपकी माँ को सम्मोहित कर दूं? जैसे ही वो रिजल्ट देखेंगी, उन्हें सब 100/100 दिखेगा। रुद्र ने सिर हिलाया। नागेश, मेरी माँ का दिमाग एंटीवायरस जैसा है, उन पर कोई सम्मोहन काम नहीं करता। जब मैं झूठ बोलता हूँ तो उन्हें 10 किलोमीटर दूर से पता चल जाता है। शेरू ने अपना पंजा उठाया। मालिक, मेरे पास एक प्लान है। हमें असली माता पिता को लाने की जरूरत ही नहीं है, हम किराए के माता पिता लाते हैं। रुद्र की आंखें चमक गईं। किराए के? कहाँ मिलेंगे? शेरू ने बताया, शहर के पुराने थिएटर में एक स्ट्रगलिंग एक्टर रहता है, उसका नाम है किशोर कलाकार। वो पैसों के लिए कोई भी रोल कर सकता है। मैंने एक बार उसे पेड़ बनते हुए देखा था। क्या एक्टिंग की थी उसने? रुद्र ने तुरंत फैसला लिया। शेरू, नागेश, जाओ और उस किशोर कलाकार को पकड़ कर लाओ। उसे बोलो उसे लाइफ टाइम फ्री पिज्जा मिलेगा। सीन, बेसमेंट में ऑडिशन। आधे घंटे बाद शेरू और नागेश एक आदमी को खींचते हुए रूम 404 में लाए। वो आदमी बहुत ही अजीब कपड़ों में था। उसने शेरवानी के ऊपर जीन्स पहनी थी और गले में मफलर था। उसके बाल बिखरे हुए थे। किशोर ने कमरे में आते ही एक बहुत ही नाटकीय पोज दिया। तो तुम हो वो बच्चा जिसे बाप की जरूरत है? खांसते हुए, आदाब, मैं हूं किशोर, अभिनय का बादशाह। रुद्र ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम्हें मेरे पिताजी रमेश्वर की एक्टिंग करनी है। वो एक लेखक हैं, बहुत शांत, बहुत गंभीर और चश्मा पहनते हैं। किशोर ने अपने बाल पीछे किए। बस इतना सा काम? अरे, मैं तो मुगले आजम में अकबर बनने वाला था, बस हाइट कम पड़ गई। मैं तुम्हारे पिता के किरदार में ऐसा घुस जाऊंगा कि तुम्हारी असली माँ भी कंफ्यूज हो जाएंगी। रुद्र ने उसे अपने पिता का एक फोटो दिया और चश्मा पहनाया। ठीक है, अब रिहर्सल करते हैं। मान लो मैं टीचर हूँ। रुद्र, टीचर बनकर, मिस्टर रमेश्वर, आपका बेटा क्लास में सोता रहता है। किशोर, पिता बनकर, अचानक जमीन पर गिर पड़ा और छाती पीटने लगा। हाय, मेरा बेटा सोता है। हे भगवान, मैंने क्या पाप किया था? उठा ले मुझे, उठा ले। किशोर ने इतना जोरदार रोना शुरू कर दिया कि बंटी भूत भी डर गया। रुद्र ने माथा पकड़ लिया। कट कट, अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? मेरे पापा निरूपा रॉय नहीं है, वो इमोशनल नहीं होते। तुम्हें बस इतना कहना है, माफी चाहता हूं, मैं घर पर बात करूंगा। किशोर खड़ा हुआ और आंसू पोंछे। ओह, सटल एक्टिंग चाहिए, आर्ट फिल्म टाइप। ठीक है, समझ गया। पूरी रात रुद्र ने किशोर को ट्रेनिंग दी, कैसे चलना है, कैसे बोलना है और कैसे टीचर के सामने झूठी तारीफ करनी है। बदले में किशोर ने रुद्र से 5000 रुपए और एक नेटफ्लिक्स पासवर्ड की मांग की। डील पक्की हो गई। सीन, पीटीएम का दिन। पीटीएम दिन का दिव्य शक्ति गुरुकुल का माहौल बदला हुआ था। आज कोई युद्ध नहीं था, लेकिन तनाव युद्ध से कम नहीं था। स्कूल के गेट पर महंगी महंगी गाड़ियां और उड़ने वाले रथ उतर रहे थे। जोरावर के पिताजी एक आग के रथ पर आए थे। रिया के माता पिता एक प्राइवेट जेट से उतरे। विक्रम के पिताजी सोने से लदी हुई पालकी में आए थे। और हमारा रुद्र कहाँ? रुद्र गेट पर खड़ा अपने नकली पिता का इंतजार कर रहा था। तभी एक पुरानी टूटी फूटी टैक्सी रुकी। उसमें से किशोर कलाकार उतरा। आज उसने एक साफ सुथरा कुर्ता पैजामा पहना था, आंखों पर चश्मा था और हाथ में एक डायरी थी। वो बिल्कुल एक बुद्धिजीवी लेखक लग रहा था। रुद्र ने राहत की सांस ली। चलो, कम से कम दिखने में तो ठीक लग रहा है। किशोर ने रुद्र के कंधे पर हाथ रखा।
पुत्र रुद्र कैसे हो, विद्या ग्रहण कर रहे हो ना, बहुत ही भारी हिंदी में। रुद्र ने फुसफुसाया, इतनी शुद्ध हिंदी मत बोलो पापा, नॉर्मल बोलते हैं, चलो टीचर इंतजार कर रहे हैं। वे दोनों क्लासरूम की तरफ बढ़े। अंदर आचार्य क्रूर बैठे थे, उनके सामने छात्रों की रिपोर्ट कार्ड्स थीं। रुद्र और किशोर अंदर गए। आचार्य क्रूर ने चश्मा ठीक किया। आइए मिस्टर रमेश्वर, बैठिए। किशोर कुर्सी पर बैठा, उसने बहुत ही स्टाइल से पैर पर पैर चढ़ाया। जी आचार्य जी, कहिए मेरे सुपुत्र ने क्या गुल खिलाए हैं। आचार्य क्रूर ने रुद्र का रिपोर्ट कार्ड खोला। देखिए आपका बेटा अजीब है, ये क्लास में कभी जवाब नहीं देता, इसके लिखित परीक्षा में 0 नंबर आए थे, वो तो प्रिंसिपल सर ने पास कर दिया, और फिजिकल क्लास में ये हमेशा गायब रहता है, हमें लगता है ये मंद बुद्धि है। रुद्र को उम्मीद थी कि किशोर माफी मांगेगा, लेकिन किशोर कलाकार अपनी एक्टिंग की धुन में था, उसे लगा यहाँ डायलॉग बाजी करनी चाहिए। किशोर अचानक हंसा, एक विलन वाली हंसी। हा हा हा, मंदबुद्धि, आचार्य जी आप पारखी नहीं है, आप कांच और हीरे में फर्क नहीं जानते। रुद्र ने मेज के नीचे किशोर को लात मारी। चुप रहो, क्या कर रहे हो। किशोर ने लात को इग्नोर किया और जोश में आ गया। 0, आप 0 को क्या समझते हैं, 0 ही तो सब कुछ है। आर्यभट्ट ने 0 दिया था, ब्रह्मांड 0 से शुरू हुआ। मेरा बेटा 0 नहीं, हीरो है, ये अपनी ऊर्जा बचा रहा है, जिस दिन ये जागेगा उस दिन सिलेबस कम पड़ जाएगा। आचार्य क्रूर हैरान रह गए। मिस्टर रमेश्वर, आप ठीक तो हैं, आप तो बहुत शांत व्यक्ति माने जाते थे। किशोर मेज पर खड़ा हो गया, एक्टिंग का कीड़ा जाग गया था। शांति तो शमशान में होती है आचार्य, यहाँ क्रांति होगी, मेरा बेटा रुद्र क्रांति लाएगा। रुद्र ने अपना सिर दोनों हाथों में छिपा लिया। ये मरवाएगा, पक्का मरवाएगा। तभी क्लासरूम का दरवाजा खुला, वहां रिया और उसके माता पिता खड़े थे। रिया ने रुद्र और उसके पिता को देखा। रिया ने धीरे से कहा, अंकल आप यहाँ, मैंने तो सुना था रुद्र के पापा थोड़े कम बोलते हैं। किशोर ने रिया को देखा। अरे बेटा तुम कौन, रुद्र की सहेली। रुद्र की तरफ आंख मारकर, वाह बेटे, पढ़ाई में 0 और यहाँ हीरो। रिया का चेहरा लाल हो गया। रुद्र ने किशोर का हाथ पकड़ा। पापा बस, पेट दर्द हो रहा है ना आपको, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। रुद्र जबरदस्ती किशोर को खींचकर बाहर ले जाने लगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वो कॉरिडोर में निकले, सामने से प्रिंसिपल आर्यमन आ रहे थे और उनके साथ 2 लोग और थे। एक साधारण साड़ी पहनी महिला जिसके हाथ में टिफिन का थैला था, और एक साधारण चश्मा पहना आदमी जो डरा हुआ लग रहा था। ये थे रुद्र के असली माता पिता, सविता देवी और रमेश्वर। रुद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। मम्मी पापा यहाँ। असल में प्रिंसिपल आर्यमन ने रुद्र के घर पर एक स्पेशल इनविटेशन भेजा था, जादुई कबूतर के जरिए, क्योंकि वो रुद्र के माता पिता से मिलना चाहते थे। सविता जी ने रुद्र को देखा। अरे रुद्र, तू यहाँ बाहर क्यों खड़ा है, और ये तेरे साथ कौन आदमी है जिसने तेरे पापा जैसे कपड़े पहने हैं। रुद्र फ्रीज हो गया। अब उसके पास 2 पापा थे, एक असली रमेश्वर और एक नकली किशोर। किशोर ने असली रमेश्वर को देखा। किशोर को लगा ये कोई और एक्टर है जो उसका रोल छीनने आया है। किशोर गुस्से में आ गया। ओए तू कौन है, मैं हूँ रुद्र का बाप, तुम मेरा डुप्लीकेट बनकर क्यों घूम रहा है। असली रमेश्वर जो सीधे साधे थे घबरा गए। हैं भाई साहब, मैं रमेश्वर हूँ, ये मेरी पत्नी सविता है, रुद्र मेरा बेटा है। किशोर ने नाटक शुरू कर दिया। झूठ, ये इम्पोस्टर है। रुद्र बेटे, पहचान अपने असली पिता को, मैंने तुझे बचपन में लोरी गाकर सुनाया था, लकड़ी की काठी। अब पूरा कॉरिडोर जमा हो गया था। रिया, विक्रम, जोरावर सब देख रहे थे। 2 पापा, रुद्र के 2 पापा हैं। सविता जी का पारा चढ़ने लगा। उन्होंने रुद्र की तरफ देखा, उनकी आंखें अंगारों जैसी लाल हो रही थीं। रुद्र, ये क्या तमाशा है, ये बहुरूपिया कौन है, और तूने हमें बताया क्यों नहीं कि पीटीएम है। रुद्र जानता था कि अगर माँ का गुस्सा फूटा तो स्कूल बचेगा या नहीं पता नहीं, उसे तुरंत कुछ सोचना था। रुद्र ने एक गहरी सांस ली। ओके, प्लान सी। रुद्र अचानक जोर से हंसा। हा हा हा, सरप्राइज। मम्मी पापा, ये हमारे स्कूल का ड्रामा क्लब है, हम एक नाटक कर रहे थे, जुड़वा बाप का चक्कर। ये अंकल एक्टर हैं, हम बस रिहर्सल कर रहे थे, है ना अंकल। रुद्र ने किशोर को इतनी जोर से कोहनी मारी कि उसकी पसली चटक गई। किशोर दर्द में कराहते हुए समझा, आह हाँ हाँ भाभी जी, मैं तो एक्टर हूँ, क्या एक्टिंग की मैंने, है ना, ऑस्कर लेवल।
असली रमेश्वर ने राहत की सांस ली। ओह, नाटक था भाई साहब, आपने तो डरा ही दिया था। लेकिन सविता जी की शक भरी नजरों ने रुद्र को नहीं छोड़ा। अच्छा, नाटक? तो फिर रिपोर्ट कार्ड कहाँ है? ला दिखाओ मुझे, और अगर उसमें लाल निशान मिले तो घर चलकर तेरा असली नाटक बनाऊंगी। रुद्र ने कांपते हाथों से रिपोर्ट कार्ड निकाला। उसमें 0 लिखा था, लेकिन रुद्र ने देने से पहले अपनी उंगली उस पर ठहरी। एक छोटा सा भ्रम जादू। सविता जी ने कार्ड लिया, उन्हें दिखा, रुद्र 100/100, ग्रेड A+, रिमार्क, ये बच्चा देवता है। सविता जी का चेहरा खिल गया। अरे वाह, मेरा बेटा टॉप कर गया। रमेश्वर देखो, मैंने कहा था ना, बादाम खिलाने का असर होगा। सविता जी ने खुश होकर पूरी क्लास में लड्डू बांटने शुरू कर दिए। लो बेटा, मेरे रुद्र के टॉप करने की खुशी में। रुद्र ने पसीना पोंछा। बच गया, भ्रम जादू जिंदाबाद। लेकिन प्रिंसिपल आर्यमन, जो असली रिपोर्ट कार्ड जानते थे, कोने में खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने मन में सोचा, इस लड़के की असली शक्ति युद्ध में नहीं, बल्कि अपनी माँ को बेवकूफ़ बनाने में है। अद्भुत। सब कुछ ठीक हो गया था, या ऐसा लग रहा था। लेकिन तभी किशोर कलाकार यानी नकली पापा ने जाते जाते सविता जी से कहा, भाभी जी, लड्डू बहुत अच्छे हैं, वैसे मेरी एक्टिंग की फीस 5000 रुपये बाकी हैं, रुद्र बेटे से दिलवा देना। सविता जी का हाथ रुक गया। फीस? रुद्र ने तुझे पैसे देने का वादा किया था नाटक के लिए? रुद्र ने किशोर को देखा। तू तो गया बेटा, और मैं भी। सविता जी ने रुद्र का कान पकड़ा। घर चल, आज तुझे मैं असली एक्टिंग सिखाती हूं। पीटीएम खत्म हुई, लेकिन रुद्र की शामत शुरू हो गई। क्या रुद्र घर पर अपनी मां के तांडव से बच पाएगा? और वो रहस्यमयी संस्था यानी मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन जो रुद्र की जादुई शक्तियों पर नजर रख रही थी, उन्होंने आज कुछ ऐसा देख लिया था जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था। क्या रुद्र की पहचान अब खतरे में है? पिछला एपिसोड रुद्र के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। पीटीएम में 2 पिताओं का नाटक, 5000 रुपए की उधारी और मां का ज्वालामुखी जैसा गुस्सा। अब हम रुद्र के घर रमेश्वर निवास के लिविंग रूम में हैं। शाम के 7 बज रहे थे। रुद्र सोफे पर नहीं बैठा था, वो फर्श पर घुटनों के बल बैठा था। मुर्गा नहीं बना था, लेकिन हालत वैसी ही थी। सामने सविता देवी यानी रुद्र की मां हाथ में बेलन लेकर खड़ी थीं। बगल में रमेश्वर यानी असली पिता अखबार पढ़ने का नाटक कर रहे थे, लेकिन डर के मारे अखबार उल्टा पकड़ा हुआ था। सविता जी ने बेलन मेज कर पटका। रुद्र, सच सच बता, वो 5000 रुपए तूने उस नौटंकी बास को क्यों देने का वादा किया? और ये रिपोर्ट कार्ड, मुझे अभी भी शक है, 100 में से 100 तुझे, जिसे ये नहीं पता कि धनिया और पुदीना में क्या फर्क है। रुद्र ने मासूमियत से कहा, माँ, वो पैसे वो मैंने चैरिटी के लिए बोले थे, वो अंकल गरीब कलाकार थे। और रिपोर्ट कार्ड, माँ, मैंने बहुत पढ़ाई की थी, रात रात भर जागकर। रुद्र मन में, हाँ, जागकर गेम खेल रहा था वो अलग बात है। सविता जी ने आंखें सिकोड़ी। ठीक है, अगर तू सच बोल रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन झूठ बोलने की सजा तो मिलेगी। आज रात का खाना नहीं मिलेगा। रुद्र का दिल टूट गया। खाना नहीं, लेकिन माँ मुझे भूख। चुप। और सजा ये है कि आज रात के सारे झूठे बर्तन तू मांजेगा और पूरे घर का पोछा भी तू लगाएगा, बिना किसी जादू के। अगर मैंने तुझे उंगली हिलाते हुए भी देखा तो समझ लेना। रुद्र ने भारी मन से किचन की तरफ प्रस्थान किया। सिंक में बर्तनों का पहाड़ खड़ा था। कढ़ाई में जले हुए दाग थे और कुकर तो ऐसा लग रहा था जैसे युद्ध लड़कर आया हो। रुद्र ने स्पंज उठाया। दुनिया का सबसे शक्तिशाली अमर राजा विम बार से कढ़ाई घिस रहा है। अगर असुर सम्राट ने मुझे देख लिया तो वो हंसते हंसते मर जाएगा। सीन, घर के बाहर सड़क पर। रुद्र के घर के ठीक सामने एक काली वैन खड़ी थी। इस वैन के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर और स्क्रीन लगे थे। ये विज्ञान तंत्र यानी साइंस टेक गिल्ड का मोबाइल लैब था। ये एक ऐसा संगठन था जो जादू को विज्ञान से चुराना चाहता था। अंदर एक पागल वैज्ञानिक बैठा था, डॉक्टर एक्स। उसके बाल सफ़ेद और खड़े थे जैसे करंट लगा हो। उसके बगल में एक अजीब सा प्राणी बैठा था। ये इंसान जैसा दिखता था, लेकिन इसका कोई चेहरा नहीं था। इसका पूरा शरीर सिल्वर रंग के तरल पदार्थ जैसा था। इसका नाम था मॉर्फो। डॉक्टर एक्स ने स्क्रीन पर रुद्र को बर्तन मांजते हुए देखा। मिल गया, यही वो लड़का है जिसके डीएनए में असीमित ऊर्जा है।
मॉर्फो, जाओ और इसका डीएनए लेकर आओ, लेकिन ध्यान रहे शोर मत मचाना, उसकी माँ बहुत खतरनाक लगती है। मॉर्फो ने सिर हिलाया। उसका शरीर पिघलने लगा और वो वैन के नीचे से बहता हुआ रुद्र के घर की नाली की पाइप की तरफ बढ़ा। सीन किचन में। रुद्र कढ़ाई घिस रहा था। घिस घिस घिस। उसके बगल में शेरू कुत्ता बैठा था जो गिरे हुए टुकड़े चाट रहा था। नागेश सांप के ऊपर लिपटा हुआ था और पानी की बूंदों से खेल रहा था। टिंगू डस्टबिन में कुछ ढूंढ रहा था। तभी सिंक की नाली से एक सिल्वर रंग का जेली जैसा पदार्थ बाहर निकला। रुद्र ने उसे देखा। अरे ये क्या है? क्या मम्मी ने सिंक में पारा गिरा दिया था? वो सिल्वर जेली धीरे धीरे एक इंसान के आकार में बदल गई। देखते ही देखते उसने रुद्र का रूप ले लिया। अब किचन में 2 रुद्र खड़े थे। एक के हाथ में झूठा स्पंज था और दूसरा यानी मॉर्फो एकदम साफ सुथरा था। मॉर्फो ने रुद्र की आवाज में कहा, तुम्हारा डीएनए मुझे दे दो। रुद्र ने अपनी गीली उंगलियों से बाल पीछे किए। यार तुम लोग नॉर्मल तरीके से क्यों नहीं आते? हमेशा नाली या खिड़की से ही क्यों आते हो? और मेरा रूप क्यों लिया? मैं तो वैसे भी एवरेज दिखता हूँ। ऋतिक रोशन का रूप लेते तो मजा भी आता। मॉर्फो ने रुद्र का हाथ पकड़ने के लिए छलांग लगाई। उसका हाथ एक ब्लेड में बदल गया। रुद्र जानता था कि अगर यहाँ लड़ाई हुई तो बर्तनों की आवाज होगी, और अगर आवाज हुई तो माँ आ जाएंगी। रुद्र ने तुरंत एक साउंड प्रूफ बबल पूरे किचन के चारों तरफ बना दिया। मॉर्फो का ब्लेड रुद्र की गर्दन की तरफ आया। रुद्र ने अपने हाथ में पकड़ी हुई चिकनी कढ़ाई को ढाल की तरह इस्तेमाल किया। स्लिप। ब्लेड कढ़ाई पर फिसल गया। रुद्र ने कहा, भाई आराम से, ये नॉन स्टिक कढ़ाई है, स्क्रैच पड़ गया तो मम्मी मारेंगी। मॉर्फो को गुस्सा आ गया। उसने अपनी नकल शक्ति का इस्तेमाल किया। मॉर्फो की आंखों ने रुद्र को स्कैन किया। स्कैनिंग। टारगेट की शक्ति कॉपी की जा रही है। डॉक्टर एक्स वैन में बैठे हुए। हाँ मॉर्फो, उसकी सारी शक्ति चूस लो, हम अमर हो जाएंगे। मॉर्फो ने रुद्र की मानसिक स्थिति और ऊर्जा को कॉपी कर लिया, लेकिन यहां एक गड़बड़ हो गई। रुद्र उस समय क्या सोच रहा था? रुद्र सोच रहा था, मुझे बहुत आलस आ रहा है, मुझे बस नूडल्स खाने हैं, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, मुझे सोना है। जैसे ही मॉर्फो ने यह मानसिकता कॉपी की, मॉर्फो का हमला रुक गया। उसके हाथ से ब्लेड गायब हो गया। मॉर्फो की आंखें जो रुद्र जैसी थीं, आधी बंद हो गईं। उसके कंधे झुक गए। उसने एक लंबी उबासी ली। वो फर्श पर लेट गया। यार लड़ना कितना बोरिंग है, मुझे नहीं चाहिए तेरा डीएनए, मुझे बस सोफे पर लेटना है। वैन में बैठे डॉक्टर एक्स चिल्लाए, मॉर्फो ये क्या कर रहे हो? उठो, हमला करो। मॉर्फो रुद्र के आलस के प्रभाव में, चुप कर बुढ़े, तू खुद आके लड़ ले, मुझे भूख लगी है। ओए असली रुद्र, तेरे पास मैगी है क्या? रुद्र हंस पड़ा। इसे कहते हैं रुद्र इफेक्ट। मेरी ताकत कॉपी करना आसान है, लेकिन मेरा आलस झेलना नामुमकिन है। रुद्र ने शेरू को इशारा किया। शेरू, इस कचरे को ठिकाने लगाओ, लेकिन आवाज नहीं होनी चाहिए। शेरू ने मॉर्फो की टांग पकड़ी। चूंकि मॉर्फो अब आलसी हो चुका था, उसने कोई विरोध नहीं किया। शेरू उसे घसीटता हुआ किचन के पिछले दरवाजे के बाहर ले गया और डॉक्टर एक्स की वैन के सामने फेंक दिया। डॉक्टर एक्स ने देखा कि उनका सबसे बेहतरीन एजेंट जमीन पर लेटा हुआ है और कह रहा है, मम्मी 5 मिनट और सोने दो। डॉक्टर एक्स ने माथा पीट लिया। मिशन फेल, ये लड़का तो वायरस है। वैन वहां से भाग गई। किचन में रुद्र ने आखिरी बर्तन धोया। हुह, काम खत्म। तभी लिविंग रूम से सविता जी की आवाज आई। रुद्र, बर्तन हो गए? आवाज नहीं आ रही, सो तो नहीं गया? रुद्र ने साउंड प्रूफ बबल हटाया और चिल्लाया, हो गए माँ, बस सिंक साफ कर रहा हूं। रुद्र ने हाथ पोंछे और अपने कमरे में गया। लेकिन जब वो कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी खिड़की पर एक उल्लू बैठा है। ये हैरी पॉटर वाला उल्लू नहीं था, ये एक यांत्रिक उल्लू था जिसकी आंखें कैमरे जैसी थीं। उल्लू के पैर में एक पेन ड्राइव बंधी थी। रुद्र ने पेन ड्राइव निकाली और अपने लैपटॉप में लगाई। स्क्रीन पर एक वीडियो मैसेज प्ले हुआ। वीडियो में एक आदमी अंधेरे में बैठा था। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ उसकी उंगलियों में पहनी हुई अंगूठियां चमक रही थीं। उस आदमी ने भारी आवाज में कहा, नमस्ते रुद्र, मैं संरक्षक नहीं हूं,
मैं छाया संग भी नहीं हूं। मैं वो हूं जो इन सब से ऊपर है। तुमने आज मेरे एजेंट मॉर्फो को हराया। मैं प्रभावित हूं, लेकिन अब खेल का स्तर बढ़ेगा। विश्व जादुई टूर्नामेंट शुरू होने वाला है और हमने तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल आर्यमन को एक शर्त दी है। अगर तुम उस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लोगे तो हम तुम्हारे शहर की सारी नूडल्स फैक्ट्रियों को खरीदकर बंद कर देंगे। रुद्र की आंखें अंगारों की तरह लाल हो गईं। लैपटॉप की स्क्रीन में दरार पड़ गई। नूडल्स फैक्ट्री बंद करेंगे? ये धमकी नहीं, ये युद्ध का ऐलान है। वीडियो खत्म हुआ। रुद्र खड़ा हुआ। उसका आलस गायब हो चुका था। उसने शेरू, नागेश और टिंगू को देखा। तैयार हो जाओ, हमें वर्ल्ड टूर्नामेंट जीतना है। दुनिया बचाने के लिए नहीं, बल्कि नूडल्स बचाने के लिए। लेकिन इस टूर्नामेंट में रुद्र का सामना किससे होगा? सुना है कि अमेरिका के हीरो अकेडमी से कैप्टन स्टॉर्म आ रहा है और चीन के कुंग-फू स्कूल से मास्टर ड्रैगन आ रहा है। ये अब सिर्फ स्कूल का झगड़ा नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मामला बन गया था। क्या रुद्र अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के सामने टिक पाएगा? और क्या उसे वीजा मिलेगा? क्योंकि उसके पास पासपोर्ट भी नहीं है। जानने के लिए सुनते रहिए अमर राजा की साधारण जिंदगी का अगला एपिसोड। पिछली रात रुद्र को जो धमकी मिली थी, नूडल्स फैक्ट्री बंद कर दी जाएगी, उसने रुद्र की आत्मा को झकझोर दिया था। वो लड़का जो दुनिया के विनाश पर भी पलक नहीं झपकाता था, आज सुबह 5 बजे उठकर तैयार बैठा था। उसने अपना बैग पैक कर लिया था। बैग में कपड़े कम थे, लेकिन इंस्टेंट नूडल्स के 50 पैकेट, केचप की बोतलें और एक पोर्टेबल गैस चूल्हा जरूर था। उसके पालतू जानवर शेरू, टिंगू, 3 सिर वाला पिल्ला और नागेश, जेब में सांप, सब हैरान थे। शेरू ने उबासी लेते हुए पूछा, टेलीपैथी, मालिक, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? आप सुबह 5 बजे जाग रहे हैं? स्कूल की बस तो 8 बजे आती है। रुद्र ने अपने जूते के फीते बांधते हुए कहा, शेरू, ये स्कूल जाने का समय नहीं है, ये युद्ध का समय है। वे मेरे नूडल्स छीनना चाहते हैं। अब मैं उन्हें बताऊंगा कि भूखा रुद्र कितना खतरनाक होता है। सीन, प्रिंसिपल का ऑफिस। सुबह के 8 बजे दिव्य शक्ति गुरुकुल के प्रिंसिपल आर्यमन के ऑफिस में टीम की मीटिंग थी। टीम में थे रुद्र, कप्तान, रिया, विक्रम, जोरावर और नागेश। साथ में सरकारी जासूस अदिति राव भी थीं। आर्यमन ने दुनिया का एक होलोग्राफिक नक्शा खोला। छात्रों, विश्व जादुई टूर्नामेंट इस बार किसी स्टेडियम में नहीं हो रहा। ये एक गुप्त द्वीप पर हो रहा है जिसे मायापुरी कहते हैं। ये हिंद महासागर के बीचों बीच बरमूडा ट्रायंगल के पास है। विक्रम ने हाथ उठाया। सर, क्या वहाँ 5 स्टार होटल है? मुझे एसी के बिना नींद नहीं आती। आर्यमन ने घूरा। विक्रम, ये सर्वाइवल टूर्नामेंट है, तुम्हें जंगल में सोना पड़ सकता है। अदिति राव ने फाइल खोली। ठीक है, जाने से पहले मुझे सबके डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं। ये इंटरनेशनल वाटर में है, तो सबको जादुई पासपोर्ट चाहिए। विक्रम ने तुरंत अपनी जेब से एक सोने का पासपोर्ट निकाला। ये लीजिए मैम, प्लैटिनम वीज़ा, मेरे पापा ने पहले ही बनवा दिया था। रिया ने अपना सिल्वर पासपोर्ट दिखाया। जोरावर ने अपना पासपोर्ट दिखाया, जो थोड़ा जला हुआ था लेकिन मान्य था। नागेश इंसान रूप में अपनी जेब से एक पुराना पत्ता निकाला जिस पर कुछ लिखा था। मैम, हम नागलोक से हैं, हमारा आधार कार्ड नहीं बनता, ये हमारा नागपत्र है। अदिति ने सिर हिलाया। ठीक है, ये चलेगा। अब सबकी नज़रें रुद्र पर थीं। रुद्र अपनी जेबें टटोल रहा था। पहले उसने एक टॉफ़ी का रैपर निकाला, फिर एक पुराना सिक्का, फिर नूडल्स का मसाला पैकेट, लेकिन पासपोर्ट नहीं निकला। रुद्र ने मासूमियत से पूछा, मैम, क्या स्कूल आईडी कार्ड नहीं चलेगा या राशन कार्ड? अदिति ने माथा पकड़ लिया। रुद्र, तुम विदेश जा रहे हो राशन कार्ड लेकर, तुम्हारे पास पासपोर्ट नहीं है। रुद्र, मैम, मैं तो घर से स्कूल और स्कूल से घर जाता हूँ। मुझे लगा पासपोर्ट सिर्फ हनीमून पर जाने वालों को चाहिए होता है। अदिति ने गुस्से में फ़ोन निकाला। रुको, मैं हेडक्वार्टर फ़ोन करती हूँ, तुम्हारा तत्काल पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। अदिति ने नंबर मिलाया। हेलो, पासपोर्ट ऑफिस, मुझे एक अर्जेंट पासपोर्ट चाहिए। नाम रुद्र, पिता रमेश्वर। क्या सर्वर डाउन है? अदिति ने फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया। उधर से एक सुस्त कर्मचारी की आवाज़ आई, मुंह में पान चबाते हुए, मैडम जी, अभी लंच टाइम है और सर्वर तो पिछले 3 दिन से बैठा हुआ है, उसमें वायरस राक्षस घुस गया है, अगले हफ्ते आना। अदिति चिल्लाई, अगले हफ्ते? हमें आज निकलना है। कर्मचारी,
अरे मैडम, सरकारी काम है, मैगी नूडल्स थोड़ी है जो 2 मिनट में बन जाएगा। फ़ोन रखो। खट। फ़ोन कट गया। रुद्र की आंखें भर आईं। मैगी, उसने मैगी का नाम लिया, ये अपमान है। प्रिंसिपल आर्यमन ने कहा, अब हम क्या करें? बिना पासपोर्ट के जादुई सीमा पार नहीं कर सकते। प्लेन या शिप तुम्हें नहीं ले जाएगा। रुद्र ने सोचा, सर, अगर हम ऑफिशियल रास्ते से नहीं जा सकते तो क्या हम जुगाड़ से जा सकते हैं? प्रिंसिपल, जुगाड़? रुद्र, मेरे दादाजी कहते थे कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लो। हमारे स्कूल के बेसमेंट में कोई पुराना वाहन नहीं है क्या जो बिना पासपोर्ट के उड़ता हो? प्रिंसिपल को कुछ याद आया। एक चीज़ है, लेकिन वो हजारों सालों से इस्तेमाल नहीं हुई है। वो बहुत ही जिद्दी और नखरे वाली सवारी है। सीन, स्कूल का पुराना गराज। वे सब बेसमेंट के सबसे निचले हिस्से में गए। वहां धूल की मोटी परत जमी थी। प्रिंसिपल ने एक पुराने शटर को मंत्र पढ़कर खोला। चर्र। अंदर अंधेरा था। जब लाइट जली तो सामने एक अजीब सी चीज रखी थी। ये ना तो प्लेन था ना हेलीकॉप्टर। ये एक पुरानी खट्टारा मारुति 800 जैसी दिखने वाली गाड़ी थी, लेकिन इसके पहिए नहीं थे और इसके ऊपर पंख लगे थे जो कबूतर के पंखों जैसे लग रहे थे। प्रिंसिपल ने गर्व से कहा, यह है पुष्पक विमान मॉडल Z, त्रेता युग का विंटेज मॉडल। विक्रम ने नाक सिकोड़ी, सर, ये तो कबाड़ है, इसका पेंट भी उतर गया है, क्या ये स्टार्ट भी होगा? रुद्र गाड़ी के पास गया। उसने बोनट पर हाथ फेरा। पुरानी है पर सोना है, इसे बस थोड़ी सर्विसिंग की जरूरत है। रुद्र ने शेरू को इशारा किया, शेरू, बोनट खोलो। टिंगू, तुम एग्जॉस्ट पाइप चेक करो। नागेश, तुम इंजन में घुसकर देखो कोई कचरा तो नहीं फंसा। रुद्र ने मकानिक की तरह अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाई। उसने गाड़ी को एक लात मारी। धड़ाम, गाड़ी हिली। उसके अंदर से आवाज आई, खटर पटर खटर। इंजन ने खांसते हुए स्टार्ट होने की कोशिश की, लेकिन बंद हो गया। प्रिंसिपल ने कहा, रुद्र, ये पेट्रोल से नहीं, शुद्ध देसी घी और मंत्रों से चलती है। रुद्र ने अपनी जेब से नूडल्स के साथ लाया हुआ मसाला पैकेट निकाला। देसी घी तो नहीं है सर, लेकिन ये मैजिक मसाला है, काम चल जाएगा। रुद्र ने वो मसाला फ्यूल टैंक में डाल दिया और फिर उसने अपनी अमर शक्ति का एक छोटा सा स्पार्क प्लग में दिया। वूम वूम, गाड़ी का इंजन दहाड़ उठा। पुरानी मारुति की जगह अब ये किसी फरारी की तरह आवाज कर रही थी। साइलेंसर से नीली आग निकल रही थी। विक्रम डर गया, ये फटेगी, पक्का फटेगी। रुद्र ड्राइविंग सीट पर बैठा। आ जाओ सब, पुष्पक एक्सप्रेस तैयार है, सीट बेल्ट बांध लो अगर मिले तो। रिया आगे वाली सीट पर बैठी। विक्रम, जोरावर और नागेश पीछे ठुस गए। अदिति राव ने छत पर जगह बनाई। रुद्र ने गियर डाला, जो असल में एक बेलन था। जय बजरंग बली, लेट्स गो। सूं, वो खट्टारा विमान गराज से रॉकेट की तरह निकला। हवा में उड़ते हुए उसके नट बोल्ट हिल रहे थे, दरवाजे खड़खड़ा रहे थे, लेकिन रफ्तार सुपरसोनिक थी। आसमान में उड़ते हुए उन्हें नीचे समुद्र दिखा। अचानक बादलों में से अंतर्राष्ट्रीय जादुई पुलिस के ड्रैगन दिखाई दिए। पुलिस वाले ड्रैगन पर बैठे थे और सीटी बजा रहे थे। ओए रुक, लाल बत्ती है, कागज दिखाओ। विक्रम चिल्लाया, रुद्र, पुलिस, रोको गाड़ी। रुद्र ने रियर व्यू मिरर ठीक किया। विक्रम भाई, भारत में रेड लाइट पर रुकते हैं, पर हवा में कौन रुकता है, पकड़ के दिखाएं। रुद्र ने एक बटन दबाया जिस पर लिखा था नाइट्रो बूस्ट। गाड़ी के पीछे से आग का एक बड़ा गोला निकला। विमान ने इतनी तेज रफ्तार पकड़ी कि पुलिस वाले ड्रैगन हवा में गोल गोल घूमने लगे। उनकी टोपियां उड़ गईं। पकड़ो उसे, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी भाग रही है। रुद्र हंस रहा था, इसे कहते हैं धूम मचा ले। लेकिन तभी इंजन से धुआं निकलने लगा। फुक फुक फुक। नागेश ने चिल्लाकर कहा, स्वामी, इंजन गर्म हो गया है, हमने कूलेंट नहीं डाला। रुद्र, अरे हाँ, पानी डालना था। रिया, अब क्या करें, हम समुद्र के ऊपर हैं। गाड़ी हिचकोले खाने लगी, वो नीचे गिरने लगी। सामने मायापुरी द्वीप दिखाई दे रहा था, लेकिन रनवे अभी भी दूर था। रुद्र, दोस्तों, क्रैश लैंडिंग के लिए तैयार हो जाओ, अपने अपने दांत बचाकर रखना। गाड़ी तेजी से द्वीप के रेतीला तट की तरफ गिरी। धड़ाम, घिसिसिसिसिस। गाड़ी रेत पर फिसलती हुई गई और एक ताड़ के पेड़ से टकराकर रुकी। ट्विंग, बोनट खुलने की आवाज। धुएं के बीच से रुद्र खांसते हुए बाहर निकला। हम पहुंच गए, सब जिंदा हो?
विक्रम का सिर खिड़की में फंसा हुआ था। मैं ठीक हूँ, बस मेरी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई है। रिया के बाल बिगड़ गए थे। रुद्र, अगली बार मैं पैदल आऊंगी। लेकिन जब उन्होंने सामने देखा तो उनकी सारी थकान मिट गई। द्वीप के गेट पर दुनिया भर के सबसे ताकतवर जादूगर खड़े थे। अमेरिका के सुपर हीरो, चीन के कुंग-फू मास्टर्स और इजिप्ट के ममी समनर्स। वे सब उस टूटी हुई खट्टारा गाड़ी और उसमें से निकलते हुए धूल भरे बच्चों को देख रहे थे। एक अमेरिकी छात्र जिसने केप पहना था हंसा। देखो, ये है इंडिया की टीम, कबाड़ में आई है। रुद्र ने अपने कपड़े झाड़े। उसने उस अमेरिकी लड़के को देखा। रुद्र ने धीरे से कहा, बेटा, गाड़ी कबाड़ है, ड्राइवर नहीं। दुआ करो कि तुम्हारा मैच हमसे ना हो। तभी द्वीप का सायरन बजा। स्वागत है मायापुरी में। पहला राउंड 1 घंटे में शुरू होगा। अपने हथियार तैयार रखें। रुद्र ने अपनी जेब चेक की। अरे नहीं, नूडल्स का मसाला गाड़ी में गिर गया। अब रुद्र का मूड खराब हो चुका था। मसाला गिरने का मतलब था विनाश। क्या रुद्र पहले राउंड में अपने गुस्से पर काबू पा सकेगा? और पहला राउंड क्या है, लड़ाई या पहेली? जानने के लिए सुनते रहिए अमर राजा की साधारण जिंदगी का अगला एपिसोड। मायापुरी द्वीप का तट दुनिया भर के जादुई स्कूलों के छात्रों से भर गया था। एक तरफ अमेरिका की लिबर्टी स्क्वाड खड़ी थी। उनके कप्तान कैप्टन स्टॉर्म ने नीला और लाल रंग का टाइट सूट पहना था और हवा में उड़ रहे थे। उनके पीछे केप लहरा रहा था। दूसरी तरफ चीन की ड्रैगन फिस्ट टीम थी, जो एक पैर पर खड़े होकर ध्यान लगा रही थी। मिस्र की फराहो टीम पट्टियों में लिपटी हुई थी और उनके पास पालतू बिच्छू थे। और फिर थी हमारी टीम इंडिया, धूल और कालिक से सने हुए। उनके बाल खड़े थे करंट लगने से और कपड़े फटे हुए थे। उनकी खटारा मारुति पुष्पक गाड़ी ताड़ के पेड़ से लटक रही थी और उसमें से अभी भी धुआं निकल रहा था। फुक फुक फुक। कैप्टन स्टॉर्म हवा से नीचे उतरा और रुद्र के सामने आया। वो 6.5 फीट लंबा था और उसके दांत मोती जैसे सफेद थे। शायद टूथपेस्ट का विज्ञापन करता था। स्टॉर्म हंसा। क्या तुम लोग सर्कस से आए हो? ये कबाड़ तुम्हारा जहाज था। उसने रुद्र के कंधे पर हाथ रखा। ए छोटे, अगर तुझे चोट लगी है तो घर जा, ये बड़ों का खेल है। रुद्र ने अपनी टी शर्ट पर लगा एक लाल दाग केचप का साफ कर रहा था। रुद्र ने बिना ऊपर देखे कहा, हाथ हटाओ, मेरी टी शर्ट पर पहले ही केचप घिर गया है। अगर तुम्हारा हाथ लगा तो मुझे उसे भी धोना पड़ेगा। स्टॉर्म का अहंकार हर्ट हो गया। तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं कैप्टन स्टॉर्म हूं। मैं अपनी फूंक से तूफान ला सकता हूं। रुद्र ने आखिरकार ऊपर देखा। उसकी आंखें एकदम खाली थीं। अच्छा, तो जरा मेरे नूडल्स पर फूंक मार दोगे? बहुत गर्म है, ठंडे नहीं हो रहे। स्टॉर्म को गुस्सा आ गया। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? वो रुद्र पर बिजली गिराने ही वाला था कि तभी द्वीप के बीच में से एक विशालकाय हॉर्न बजा। भौं। स्टेज पर टूर्नामेंट के आयोजक ग्रैंड मास्टर जी प्रकट हुए। स्वागत है योद्धाओं, बातें बंद करो और एक्शन शुरू करो। पहला राउंड है पिरान्हा सागर की दौड़। ग्रैंड मास्टर ने पीछे इशारा किया। द्वीप के जंगल के बीच एक विशालकाय झील थी। पानी काला था और उसमें बुलबुले उठ रहे थे। जैसे ही उन्होंने एक मांस का टुकड़ा फेंका, छपाक, हजारों खूंखार राक्षसी पिरान्हा मछलियां पानी से बाहर कूदीं और 1 सेकंड में उस मांस को हड्डी समेत खा गईं। ये मछलियां आम नहीं थीं, इनके दांत लोहे को भी काट सकते थे। ग्रैंड मास्टर, नियम सरल है, इस झील को पार करो और उस पार वाले पहाड़ पर अपना झंडा लगाओ। जादू का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन झील के ऊपर उड़ना मना है। पानी को छूकर जाना होगा। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। पानी छूकर? मतलब तैरना पड़ेगा? मेरी टांगे तो ये मछलियां लॉलीपॉप की तरह चूस जाएंगी। रिया ने अपनी तलवार निकाली। हम पानी को जमा सकते हैं। रुद्र ने झील को देखा। मछलियां? मतलब सी फूड? रुद्र की जेब से नागेश सांप ने जीभ लपकाई। स्वामी, सुशी खाने का समय आ गया है। रेस शुरू हुई। डैंग, बंदूक चली। अमेरिका की टीम ने पानी पर सर्फिंग बोर्ड बनाए और लहरों पर सवार होकर निकल गए। चीन की टीम पानी पर ऐसे दौड़ रही थी जैसे जमीन हो, हल्का कदम टेक्निक। मिस्र की टीम ने पानी के ऊपर रेत का पुल बना दिया। भारत की टीम पीछे रह गई थी। विक्रम चिल्लाया, रुद्र कुछ करो, हम हार रहे हैं। रुद्र झील के किनारे गया। उसने पानी में अपनी एक उंगली डाली। पानी के अंदर हजारों पिरान्हा मछलियां रुद्र की उंगली की तरफ लपकीं। वे उसे काटने वाली थीं, लेकिन जैसे ही वो पास आईं, उन्हें रुद्र की अमर औभा महसूस हुई। रुद्र ने मन में कहा, सुनो मछलियों, मेरा मसाला गिर गया है और मेरा मूड बहुत खराब है। अगर किसी ने मुझे काटने की कोशिश की तो मैं इस पूरी झील को उबालकर फिश सूप बना दूंगा। ये संदेश इतना भयानक था कि मछलियों को पसीना आ गया, पानी के अंदर भी। मछलियां तुरंत समझ गईं कि ये लड़का इंसान नहीं, खाद्य श्रृंखला का सबसे ऊपर वाला शिकारी है।
मछलियों ने तुरंत एक मीटिंग की और फैसला लिया। हजारों मछलियां एक साथ सतह पर आई। उन्होंने एक दूसरे से सटकर एक कतार बना ली। वे अपनी पीठ ऊपर करके पानी पर तैरने लगीं, जिससे एक जिंदा पुल बन गया। रुद्र ने उस पुल पर कदम रखा। आ जाओ दोस्तों, रास्ता साफ है। विक्रम, रिया, जोरावर और नागेश हैरान थे। विक्रम ने डरते डरते एक मछली की पीठ पर पैर रखा। मछली ने उसे काटने के बजाय उसे बैलेंस करने में मदद की। विक्रम चिल्लाया, वाह, ये मछलियां तो पालतू हैं। देखो, मैं पानी पर चल रहा हूं, मैं भगवान हूं। बाकी टीमें जो आगे निकल गई थीं, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। कैप्टन स्टॉर्म की आंखें बाहर आ गईं। व्हाट द? ये मछलियां उनके लिए पुल बन रही हैं। ये कैसी चीटिंग है? रुद्र ने जेब में हाथ डालकर सीटी बजाते हुए झील पार की। रास्ते में एक छोटी पिरान्हा मछली ने कूदकर रुद्र के हाथ को चूमने की कोशिश की। रुद्र ने उसे थपकी दी। गुड बॉय या गर्ल। टीम इंडिया झील पार करके दूसरे किनारे पर पहुंच गई। अब सामने एक पहाड़ था और पहाड़ की चोटी पर झंडे लगे थे। लेकिन पहाड़ के रास्ते में एक दरवाजा था और दरवाजे के सामने एक विशालकाय स्फिंक्स बैठा था। ये एक ऐसा जानवर था जिसका शरीर शेर का और चेहरा इंसान औरत का था। स्फिंक्स ने दहाड़कर कहा, रुको, आगे जाने के लिए तुम्हें मेरी पहेली का जवाब देना होगा। अगर जवाब गलत हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। अमेरिका की टीम पहले ही वहां फंसी हुई थी। कैप्टन स्टॉर्म अपना सिर खुजा रहा था। पहेली? मैं यहां लड़ने आया हूं, पजल सुलझाने नहीं। स्फिंक्स ने पहेली पूछी, वो क्या है जो सुबह 4 पैरों पर चलता है, दोपहर में 2 पैरों पर और शाम को 3 पैरों पर? स्टॉर्म ने जवाब दिया, एक कुत्ता जिसे चोट लगी हो। स्फिंक्स, गलत। स्फिंक्स ने पंजा मारा और स्टॉर्म को हवा में उड़ा दिया। अब रुद्र की बारी थी। रुद्र और उसकी टीम स्फिंक्स के सामने खड़ी थी। स्फिंक्स ने रुद्र को देखा। तुम्हें भी यही पहेली सुलझानी है या कोई नई दूं? रुद्र ने जम्भाई ली। मैम, ये पहेली तो नर्सरी क्लास की है। जवाब है इंसान, बचपन में घुटनों के बल, जवानी में 2 पैरों पर और बुढ़ापे में लाठी लेकर। स्फिंक्स हैरान रह गई। इतनी जल्दी? ठीक है, तुम जा सकते हो। लेकिन रुद्र नहीं हिला। रुद्र ने स्फिंक्स से कहा, रुको, अब मेरी बारी। मैं तुमसे एक पहेली पूछता हूं। अगर तुमने जवाब दे दिया तो तुम मुझे खा लेना। अगर नहीं दे पाई तो तुम्हें हमें अपनी पीठ पर बैठाकर पहाड़ की चोटी तक छोड़ना होगा। स्फिंक्स हंसी। मुझे सारी पहेलियां आती हैं, पूछो। रुद्र ने बहुत ही गंभीर चेहरा बनाया। बताओ, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? स्फिंक्स सन रह गई। क्या? कटप्पा? बाहुबली? ये कौन से ग्रंथ में है? मैंने वेद पढ़े हैं, पुराण पढ़े हैं, हैरी पॉटर पढ़ी है, पर यह बाहुबली कौन है? स्फिंक्स पसीने पसीने हो गई। उसका जादुई ज्ञानकोश फेल हो गया। मुझे नहीं पता। स्फिंक्स ने हार मान ली। रुद्र मुस्कुराया। जवाब है सिनेमा की टिकटें बेचने के लिए। खैर, तुम हार गई, चलो लिफ्ट दो। स्फिंक्स को अपनी हार माननी पड़ी। उसने रुद्र और उसकी पूरी टीम को अपनी पीठ पर बैठाया। वो विशालकाय स्फिंक्स एक छलांग में पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई। बाकी टीमें चीन, अमेरिका और मिस्र अभी तक नीचे पहेली सुलझा रही थीं या पहाड़ चढ़ रही थीं। रुद्र की टीम सबसे पहले ऊपर पहुंची। विक्रम ने दौड़कर भारत का झंडा गाड़ दिया। टीम इंडिया फर्स्ट पोजीशन। ग्रैंड मास्टर जी वहां प्रकट हुए। अद्भुत, तुमने पिरान्हा को वश में किया और स्फिंक्स को हरा दिया। रुद्र, तुम्हारी टीम अगले राउंड में पहुंच गई है। लेकिन रुद्र खुश नहीं था। उसने ग्रैंड मास्टर का कॉलर पकड़ लिया। मन में, असल में सिर्फ पास गया। सर, इनाम में क्या मिलेगा? क्या यहाँ कोई किचन है? मुझे मेरा मसाला रिकवर करना है। ग्रैंड मास्टर ने कहा, किचन? अगले राउंड में तुम्हें भूल भुलैया का जंगल पार करना होगा। वहाँ बहुत सारे फल हैं, लेकिन सावधान रहना, वहाँ छाया संघ के जासूस पहले से छिपे हुए हैं। रुद्र ने पीछे मुड़कर देखा। झाड़ियों के पीछे काले कपड़े वाला आदमी किसी को फोन कर रहा था। बॉस, रुद्र पहले राउंड में जीत गया और उसने स्फिंक्स को बाहुबली के सवाल से हरा दिया। ये लड़का बहुत खतरनाक है। रुद्र ने शेरू को इशारा किया। शेरू, उस जासूस का पीछा करो और पता लगाओ कि उनका बेस कहाँ है। आज रात हम चोर पुलिस खेलेंगे। लेकिन रुद्र को नहीं पता था कि इस द्वीप के नीचे एक प्राचीन ज्वालामुखी है, जिसके अंदर अग्नि देवता का दिल रखा है और छाया संघ उसे चुराने आया है। क्या रुद्र ज्वालामुखी फटने से पहले अपनी नूडल्स बना पाएगा? और बाहुबली का सवाल सुनकर स्फिंक्स का क्या हाल हुआ? जानने के लिए सुनते रहिए अमर राजा की साधारण जिंदगी का अगला एपिसोड। मायापुरी द्वीप पर टूर्नामेंट का दूसरा राउंड शुरू होने वाला था। ग्रैंड मास्टर जी ने सभी टीमों को एक विशाल, घने और काले जंगल के सामने खड़ा कर दिया। इस जंगल का नाम था दर्पण वन। ग्रैंड मास्टर ने चेतावनी दी, योद्धाओं, ये जंगल साधारण नहीं है। यहाँ के पेड़ चलते हैं, रास्ते बदलते हैं और सबसे ज़रूरी बात, ये जंगल तुम्हारे मन को पढ़ता है। यहाँ तुम्हें तुम्हारा सबसे बड़ा डर या तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन मिलेगा, तुम खुद। विक्रम ने हंसते हुए कहा, मैं खुद? अरे,
मैं तो इतना हैंडसम हूँ कि अगर मेरा डुप्लीकेट मिल गया तो मैं उसे गले लगा लूंगा, डबल हैंडसम। रिया ने उसे घूरा। विक्रम, ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखाओ, ये मानसिक परीक्षा है। रुद्र अपनी जेब टटोल रहा था। यार, नूडल्स का मसाला तो गया, लेकिन मेरे पास एक पैकेट ऑरिगेनो बचा है। शायद जंगल में कुछ सब्जियां मिल जाए तो काम बन जाएगा। ग्रैंड मास्टर ने सीटी बजाई। पी। सभी टीमें जंगल में घुस गईं। सीन 1, जंगल के अंदर। जैसे ही वे अंदर गए, सूरज की रोशनी गायब हो गई। पेड़ों की टहनियां सांपों की तरह हिल रही थीं। नागेश, सांप ने रुद्र की जेब से झांका। स्वामी, यहाँ के पेड़ मुझे घूर रहे हैं, क्या मैं इन्हें डस लूं? रुद्र, नहीं, अगर पेड़ को डसा और उसने पलटकर तुम्हें डस लिया तो डॉक्टर को क्या बताऊंगा कि मेरे सांप को पेड़ ने काटा। अचानक एक घना कोहरा छा गया। कोहरा इतना गाढ़ा था कि साथ वाला इंसान भी दिखना बंद हो गया। रिया ने आवाज लगाई, रुद्र, विक्रम, जोरावर, कहाँ हो तुम सब? कोई जवाब नहीं आया। टीम इंडिया बिछड़ गई थी। जंगल ने उन्हें अलग अलग कर दिया था। सीन 2, विक्रम बनाम विक्रम। विक्रम अकेला जंगल में भटक रहा था। हेलो, कोई है? मैं यहाँ का सबसे अमीर लड़का हूँ, मुझे बचा लो, मैं इनाम दूंगा। तभी कोहरे से एक आकृति बाहर आई। वो बिल्कुल विक्रम जैसी दिखती थी। वही कपड़े, वही बाल, वही घमंड। ये दर्पण विक्रम था। असली विक्रम खुश हो गया। अरे वाह, मेरा जुड़वा भाई, तू कितना स्मार्ट लग रहा है। दर्पण विक्रम ने अपनी तलवार निकाली और विक्रम के गले पर रख दी। चुप कर बेवकूफ, मैं स्मार्ट हूँ और तू ओरिजिनल है, मतलब तू डम्ब है। असली विक्रम हैरान रह गया। क्या तू मुझे मारना चाहता है? दर्पण विक्रम, हाँ, अगर मैं तुझे मार दूं तो मैं असली बन जाऊंगा और तेरे पापा की सारी दौलत मेरी। असली विक्रम को गुस्सा आ गया। मेरी दौलत, मेरे पापा? ये मैं नहीं होने दूंगा। दोनों विक्रम आपस में भिड़ गए, लेकिन समस्या ये थी कि दोनों को लड़ना नहीं आता था। दोनों एक दूसरे के बाल खींच रहे थे और तू कुत्ता, तू कमीना चिल्ला रहे थे। ये लड़ाई कम और बिग बॉस का टास्क ज्यादा लग रहा था। सीन 3, रिया बनाम रिया। रिया एक साफ जगह पर खड़ी थी। उसके सामने उसकी परछाई खड़ी थी। दर्पण रिया की आंखें काली थीं और वो बहुत ही क्रूर लग रही थी। दर्पण रिया ने हंसते हुए कहा, रिया, तुम हमेशा अच्छी बच्ची बनने का नाटक करती हो, लेकिन सच तो ये है कि तुम भी पावर चाहती हो। तुम रुद्र से जलती हो, है ना? असली रिया ने अपनी बर्फ की तलवार निकाली। मैं किसी से नहीं जलती, रुद्र मेरा दोस्त है और मैं तुम्हें हरा दूंगी। दर्पण रिया ने भी बर्फ की तलवार बनाई, लेकिन उसकी तलवार काली बर्फ की थी। दोनों के बीच भयंकर तलवारबाजी शुरू हो गई। सीन 4, रुद्र बनाम रुद्र। अब चलते हैं हमारे हीरो रुद्र के पास। रुद्र एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। उसके सामने एक और रुद्र बैठा था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों के चेहरे पर वही बोरियत, वही आलस था। असली रुद्र, और भाई क्या चल रहा है? दर्पण रुद्र, कुछ नहीं यार, बस बैठा हूँ, तू बता। असली रुद्र, मुझे भूख लगी है, तेरे पास कुछ खाने को है? दर्पण रुद्र ने अपनी जेब चेक की। नूडल्स का एक पैकेट है, पर मसाला नहीं है। असली रुद्र, अरे सेम पिंच, मेरा भी मसाला गिर गया। दोनों रुद्र ने गहरी सांस ली। जंगल को उम्मीद थी कि वे लड़ेंगे, एक महायुद्ध होगा, अमर राजा बनाम अमर राजा। लेकिन असली रुद्र, सुन, अगर हम लड़ेंगे तो बहुत एनर्जी वेस्ट होगी, पसीना आएगा, कपड़े गंदे होंगे। दर्पण रुद्र, सही बात है, और फिर नहाना पड़ेगा, पानी ठंडा है। तो फिर क्या करें? टॉस कर लें, जो जीतेगा वो आगे जाएगा, जो हारेगा वो यहीं सो जाएगा। टॉस में सिक्का उछालना पड़ेगा, हाथ थक जाएगा, उससे अच्छा रॉक पेपर सिजर्स कर लेते हैं। दोनों ने हाथ आगे किए। रॉक पेपर सिजर्स। असली रुद्र ने रॉक बनाया, दर्पण रुद्र ने सिजर्स बनाई। असली रुद्र जीत गया। दर्पण रुद्र ने उबासी ली। चलो, मैं हार गया, गुड नाइट भाई, तू जा दुनिया बचा। दर्पण रुद्र वहीं लेट गया और तुरंत सो गया। रुद्र खड़ा हुआ। ये लड़का बहुत समझदार है, काश बाकी दुनिया भी इतनी आलसी होती तो कभी युद्ध ही नहीं होता। रुद्र आगे बढ़ा। उसे एक अजीब सी गंध आ रही थी, सल्फर की। ये सड़े हुए अंडे जैसी है या फिर ज्वालामुखी। रुद्र झाड़ियों को हटाते हुए आगे बढ़ा। जंगल अचानक खत्म हो गया। सामने एक विशालकाय गड्ढा था। ये एक सुप्त ज्वालामुखी का मुहाना था और वहाँ यानी छाया संघ के जासूस पहले से मौजूद थे। वहाँ 5 लोग थे। उन्होंने काले लबादे पहने थे और एक मशीन लगा रखी थी जो जमीन के अंदर ड्रिल कर रही थी। मशीन से एक लाल रंग का क्रिस्टल बाहर खींचा जा रहा था। ये अग्नि हृदय था। रुद्र एक पेड़ के पीछे छिप गया। ओह,
तो ये लोग यहाँ चोरी करने आए हैं। अगर उन्होंने वो दिल निकाल लिया तो ज्वालामुखी फट जाएगा और ये पूरा द्वीप जिस पर मेरा स्कूल है डूब जाएगा। रुद्र ने शेरू और टिंगू को बाहर निकाला। सुनो, उन गुंडों के पास बंदूकें हैं, हमें चुपचाप काम करना होगा। तभी मशीन ने एक जोरदार झटका दिया। खर्रर्र। ज्वालामुखी जाग उठा, जमीन हिलने लगी, लावा ऊपर आने लगा। छाया संघ के लीडर ने चिल्लाया, क्रिस्टल मिल गया, भागो। वो लोग भागने ही वाले थे कि उनके सामने एक 3 सिर वाला कुत्ता खड़ा हो गया। टिंगू अब छोटा पिल्ला नहीं था, उसने अपना असली रूप ले लिया था, विशालकाय नरक शिकारी। टिंगू के तीनों मुंह से आग निकल रही थी। लीडर डर गया, ये क्या बला है। रुद्र पेड़ के पीछे से बाहर निकला। नमस्ते भाइयों, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप लोग मेरे द्वीप का हीटर क्यों चुरा रहे हैं? लीडर ने अपनी गन रुद्र पर तान दी। मार दो इसे। रुद्र ने अपना हाथ उठाया। अरे रुको, मारने से पहले मेरी बात तो सुनो। तुम्हें पता है ज्वालामुखी के अंदर का तापमान कितना होता है? 1000 डिग्री। और तुम लोग सिंथेटिक कपड़े पहनकर आए हो, चिपक जाएंगे। गुंडे कंफ्यूज हो गए। क्या? रुद्र ने उंगली से इशारा किया। मैग्मा ब्लास्ट। रुद्र ने जादू नहीं किया, उसने बस ज्वालामुखी के अंदर के लावे को थोड़ा सा उकसा दिया। एक लावे का फव्वारा उन गुंडों के ठीक नीचे से फूटा। आह, गरम गरम। गुंडे उछलकर दूर जा गिरे। उनके कपड़े जल गए, जैसा कि रुद्र ने कहा था। वो क्रिस्टल छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग गए। लेकिन समस्या ये थी कि ज्वालामुखी अब पूरी तरह जाग चुका था, वो फटने वाला था। रुद्र ने उस लाल चमकते हुए क्रिस्टल को देखा जो जमीन पर पड़ा था। अगर इसे वापस नहीं डाला तो धमाका होगा। रुद्र ने क्रिस्टल उठाया, वो बहुत गर्म था। रुद्र ने उसे हवा में उछाला और अपने सरिये से उसे बेसबॉल की तरह हिट किया। टन। क्रिस्टल सीधा जाकर मशीन के छेद में वापस फिट हो गया। ज्वालामुखी शांत हो गया, लावा वापस नीचे चला गया। रुद्र ने पसीना पोंछा। हाँ, दुनिया बच गई। अब देखते हैं बाकी लोग कहाँ हैं। रुद्र वापस जंगल में आया। उसने देखा कि रिया अपनी हमशक्ल रिया को हरा चुकी है और उसे बर्फ में जमा दिया है। विक्रम अभी भी अपने हमशक्ल के साथ बाल नोच रहा था। छोड़ मेरे बाल, ये 500 रुपए के जल से सेट किए हैं। रुद्र ने जाकर विक्रम के हमशक्ल के सिर पर एक हल्का सा थप्पड़ मारा। हमशक्ल कांच की तरह टूटकर बिखर गया। विक्रम ने राहत की सांस ली। थैंक यू भाई, ये तो बहुत जिद्दी था, बिल्कुल मेरी तरह। टीम फिर से एक साथ हो गई। वे जंगल से बाहर निकले। ग्रैंड मास्टर जी वहां खड़े थे। बधाई हो, तुम लोगों ने दर्पण मन पार कर लिया। लेकिन मुझे ज्वालामुखी के पास कुछ हलचल महसूस हुई थी। क्या तुम लोगों ने कुछ किया? रुद्र ने तुरंत झूठ बोला। नहीं सर, वो तो विक्रम को गैस हो गई थी। मूली के पराठे खाए थे उसने, उसी का धमाका था। विक्रम? क्या? मैंने? नहीं। रुद्र ने विक्रम का मुंह दबा दिया। हाँ सर, बहुत बदबू थी। ग्रैंड मास्टर ने नाक से कोड़ी। ठीक है, जाओ अगले राउंड के लिए तैयार हो जाओ। अगला राउंड था आकाश युद्ध। उन्हें हवा में उड़ते हुए द्वीपों पर लड़ना था और उनका मुकाबला था चीन की ड्रैगन फिस्ट टीम से। चीन की टीम के कप्तान मास्टर ली के पास एक असली ड्रैगन था। रुद्र के पास क्या था? एक उड़ने वाला जंग लगा सरिया, एक कुत्ता और एक सांप। रुद्र ने नागेश को देखा। नागेश, क्या तुम ड्रैगन बन सकते हो? स्वामी, मैं कोबरा हूँ, ज्यादा से ज्यादा अजगर बन सकता हूँ। ड्रैगन के लिए मुझे हॉर्लिक्स पीना पड़ेगा। रुद्र ने सोचा, लगता है इस बार मुझे अपनी जुगाड़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या रुद्र चीन के ड्रैगन को हरा पाएगा? और क्या विक्रम की गैस वाली बदनामी दूर होगी? जानने के लिए सुनते रहिए अमर राजा की साधारण जिंदगी का अगला एपिसोड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही दमदार कहानियों के लिए एस वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त कहानी के साथ।